कर दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से हमारे मानव संसाधन मंत्री उनके जिनके अंतर्गत ये आता है कि कृपया मालवीय जी ने जो कुछ हमको दिया इस देश को उसकी सुरक्षा आप करें, यही मेरा माने। आज हम जब देखते हैं बड़ा ऐसा लगता है कि हम अपने यहाँ पर अपने घर और हमारे घर में आकर के दूसरे लोग बैठे हुए हमको ये कहते हैं कि इनको ये अधिकार नहीं है, वो अधिकार नहीं है, और इनको ये करो, ये ड्रग का अमुक तमुक और अमुक सब। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वे हमारे औषधि निर्माता आज ड्रग एक्ट के अंतर्गत कितने कितने कष्ट भोग रहे हैं। हमारा आपके सामने प्रस्ताव है और काफी हमारे शांता शास्त्री जी हैं, इनके माध्यम से भी हमने किया कि हमारे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से आयुर्वेद का जो भी ड्रग एक्ट है वो ISM के अंतर्गत आना चाहिए और यहीं से उसके निर्णय होना चाहिए, तभी हम लोगों को इसमें आयुर्वेद की शिक्षा के दृष्टिकोण से मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि इस पूरे देश में प्रत्येक प्रदेश में आयुर्वेद विश्वविद्यालय होने चाहिए और आयुर्वेद के विश्वविद्यालय अगर जब तक यहाँ होते नहीं तब तक इस शिक्षा को स्तर नहीं आता। हम लोग 25 वर्ष से ये मांग कर रहे हैं कि प्रत्येक आयुर्वेद महाविद्यालय को 1-1 करोड़ रुपए देकर के उसको समृद्ध बनाया जाए ताकि वहां से निकलने वाले स्नातक वस्तुतः आयुर्वेद के उपासक हैं। आज जब हम जो शिक्षक हैं वही छात्रों को जिस ढंग से पढ़ाएंगे उसी ढंग से तो निकलेंगे ना। हम उनको दोष दें कि वो तो एलोपैथी वापरते हैं, अमुक करते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ कि उनसे ज्यादा हम दोष हैं जो शिक्षक। तो माननीय आदरणीय, ये हम लोगों की जो एक मनोभावना है वो आपके समक्ष में हमने व्यथा के रूप में रखी है। मैं ऐसा समझता हूँ कि निश्चित रूप से आप उस पर ध्यान देंगे। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, अभी बड़े बड़े बोर्ड लगे, एड्स की कोई दवाई नहीं, वो विभाग हमारा स्वास्थ्य विभाग वहां लिख रहा है, अरे तुम्हारे यहाँ नहीं होगी लेकिन हमारे पास तो है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एड्स की दवाई है और उसके हम क्योंकि हमारे ये रेडियो, आकाशवाणी, ये टीवी, मीडिया, ये सारा जो है हम लोगों के लिए है ही नहीं। उनको तो जैसे कोई बेच दिया है हम लोगों को और हमारा स्वास्थ्य जो है विदेशों में गिरवे रख दिया गया है। ये स्थिति हकीकत है। माने मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, हमारे इसमें संहिता में सुश्रुत में एक ही जगह है, देखिए तो सही कितना सुंदर उन्होंने कैंसर के दृष्टिकोण से जो ग्रोथ है, ट्यूमर है, उसमें दिया है कि सबसे ज्यादा क्यों पैदा होता है। तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात कही है। उन्होंने वहां एक ही जगह एक ही शब्द आया पूरी संहिता में। हम लोग तो संहिता के कीड़े हैं, तो एक संहिता में एक ही शब्द आया, वो आया पुनर्भ्रष्ट। पुनर्भ्रष्ट पदार्थों के सेवन करने से ट्यूमर ग्रोथ, ये अर्बुद, इसकी उत्पत्ति होती है। आज हम जब देखते हैं होटलों में आधे वो पके हुए रखे हुए राज के और गरम गरम कढ़ाई में डाल करके पका करके, और घरों में भी ये, तो माननीय मेरा ये था कि ये हमारे टीवी और इस पर से प्रचार होना चाहिए कि कैंसर के, अगर आपको कैंसर ग्रसित नहीं होना है तो ये उसमें अगर आप ये पुनर्भ्रष्ट पदार्थों का जो सेवन है वो त्यागें, जबकि आज सर्वत्र हो रहा है। हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, मधुमेह के दृष्टिकोण से, ब्लड प्रेशर के दृष्टिकोण से, इन सारी बातों हम लोगों के पास सब कुछ और सब कुछ देने को तैयार, सब दे रहे हैं, उसकी एकमात्र ये लेने वाले। आज हम लोग इतने लोग अपनी सेवाएं गांव में स्वतः दे रहे हैं, सब जगह किया। आज आपने देखा जिस समय में यहाँ प्लेग का हुआ और प्लेग के समय में सारी इस तरह की परिस्थिति हो गई थी, अरबों रुपयों की वो दवाइयां दी गई और उन्होंने कहा कि गलत दे दी। लेकिन वहां उस समय में हमारे आदरणीय त्रिगुणा जी और श्री राम जी और सारे लोगों ने मिलकर के और वहां पर निर्णय किया कि अपने यहाँ औषधि यज्ञ, और उस समय में उन्होंने सर्वत्र जो है औषधि यज्ञ के रूप में धूम्र वहां किया। उस दिन के बाद एक भी केस वहां पर मलेरिया के अंदर, और अभी आप अभी की घटना है दिल्ली में, जब नीम के और इनके जो धुएं दे करके और वहां पर इनको ठीक किया गया। महाराज हमें क्षमता है, ये जो आपकी पंक्ति है सामर्थ्य है, क्षमता है, लेकिन उस क्षमता का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। हम आपके सारे वैद्य पूरे भारत के समाज की ओर से आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ मैं यहाँ
माध्यम से कि आप सुरक्षा प्रदान करें। हमारे इस आयुर्वेद के द्वारा इस देश के स्वास्थ्य की सुरक्षा करने का इंतजाम आप करें। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप इस पर अवश्य ध्यान देंगे और निश्चित ही हम आपको पुनः पुनः इस बात का विश्वास दिलाते हैं, हम सब सारे आपके साथ हैं और निश्चित रूप से आपकी जो भी योजना स्वास्थ्य की होगी उसको पूर्ण करने की पूर्ण सामर्थ्य हमें है, पूर्ण सामर्थ्य के साथ में उसको करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे देवेंद्र जी, जिनको कि आज मुझे अपना उत्तरदायित्व देना है, वो उत्तरदायित्व वहां पर मैं दे रहा हूँ इन शब्दों में कि आज मुझे ये लग रहा है, जिस तरह से भीष्म पितामह ने कहा था कि जिस दिन मैं हस्तिनापुर को सुरक्षित समझूं, तो आज इनको इनके कंधों पर भार दे करके हम अपने आयुर्वेद को सुरक्षित समझ रहे हैं और उनको यही कहें, जो मसाल मुझको दी, जो मसाल मुझको सौंपी थी, ये देवेंद्र तुम्हें समर्पित, तुम निश्चित ही सफल होंगे। यह शक्ति भरा सत सत आशीष समर्पित। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की परंपरा के अनुसार निवर्तमान महासम्मेलनाध्यक्ष के भाषण के बाद ही जो निर्वाचित अध्यक्ष हैं वो आसन ग्रहण कर लेते हैं। तो मैं इस अवसर पर सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे नवनियुक्त अध्यक्ष जो अखिल भारतीय स्तर पर सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, वैद्य श्री देवेंद्र त्रिगुना, जो हमारे युवा और उत्साही नेता हैं, उन्हें शाल और स्मृति चिन्ह से सम्मानित करने की कृपा करें। महासम्मेलन के नए अध्यक्ष वैद्य देवेंद्र त्रिगुना जी से आग्रह है कि वे अपने विचार सभा मंच के समक्ष उपस्थित करने की कृपा करें। देवेंद्र जी। यत् प्रभा पटलोद्भासी भाषते आदिपि भारतम आयुर्वेदोत्तम ज्योति शाश्वतम ना प्रकाशतम। परम आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारतीय संस्कृति एवं आयुर्वेद के विद्वान डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, परम आदरणीय श्री मदन लाल खुराना जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री आदरणीय श्री साहिब सिंह वर्मा जी, भारतीय चिकित्सा पद्धति के सचिव श्रीमती शांता शास्त्री जी, परम आदरणीय श्री त्रिगुना जी, आदरणीय श्री श्रीराम शर्मा जी, आदरणीय श्री छंगानी जी, इस 55वें महाधिवेशन के स्वागतदाता श्री बनवारी लाल शर्मा जी एवं स्वागत मंत्री श्री एस के शर्मा जी, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के अवसर पर भारत के कोने कोने से पधारे हुए विद्वानों एवं विद्युत वैद्य समाज, माननीय संसद सदस्य एवं श्री राजदूत, आज के समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित माननीय अतिथियों एवं उपस्थित बहनों एवं भाइयों का भारत की राजधानी दिल्ली, जिसे इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है, उसमें स्थित विज्ञान भवन के प्रांगण में स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। इस 55वें महाधिवेशन का होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं। आने वाले सदी में लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर ज्यादा ध्यान देंगे, जिससे कि मनुष्य पूर्ण स्वस्थ रहे और उसके शरीर में केमिकल के दुष्परिणाम ना हो। आयुर्वेद इन सभी गुणों से भरपूर है। आयुर्वेद में क्षमता है कि सारे विश्व को निरोग बनाए। आयुर्वेद का ध्येय है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारा विश्व मेरा परिवार है। आयुर्वेद समर्थ है विश्व को स्वास्थ्य देने में। परम आदरणीय श्री वाजपेयी जी को मैं एवं ज्यादातर लोग दिल्ली एवं भारत में बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। उनके प्रवचनों से हर व्यक्ति मुग्ध हो जाता है। आयुर्वेद चिकित्सक होने के नाते मेरा उनसे संपर्क उनसे चिकित्सक के रूप में भी हुआ। उनके व्यक्तित्व का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। आदरणीय वाजपेयी जी एवं उनके एवं आदरणीय श्री जोशी जी के
पिछले 4-5 वर्षों से संसद में आयुर्वेद विभाग बनाने के लिए प्रयत्नों फलस्वरूप पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी ने 54वें अधिवेशन के अवसर पर 25 दिसंबर 1993 को भारतीय चिकित्सा पत्तियों का पृथक विभाग बनाने की घोषणा की थी और महासम्मेलन एवं सारे वैद्यों की वर्षों से चलती आ रही इस मांग को पूर्ण किया। वर्ष 1995 में यह विभाग बन पाया। इस विभाग को बने में 2 साल हो गए हैं। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि इस विभाग में हमारे जो आईएएस के पद थे उन पर तकरीबन सबकी नियुक्ति हो गई है, परंतु जिनके लिए विभाग बना आयुर्वेद, यूनानी, योग एवं होम्योपैथी पद्धतियों, उनका एक भी पद नहीं भरा गया। अभी तक हमारे डायरेक्टर का पद भी खाली पड़ा हुआ है। जब तक इन पदों के आधार फाइनल होंगे तब तक ये पद समाप्त हो जाएंगे। पिछले 7 वर्षों से केंद्र में आयुर्वेद सलाहकार का पद भी खाली पड़ा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एम जोशी जी, आपने पहले भी संसद में हमारे बजट बढ़ाने की मांग की है। अब आप स्वयं स्थिति में हैं एवं निर्णय ले सकते हैं। योजना योग एवं वित्त मंत्रालय के संबंध में निर्देश दें जिससे आयुर्वेद का बजट बढ़ाया जाए। यहाँ मैं विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारा योजना योग में कोई भी परामर्शदाता अथवा सदस्य नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पत्तियों की योजना के बारे में विचार नहीं किया जाता। इन पत्तियों के साथ योजना योग में छूट जैसा व्यवहार किया जाता है। यह सही है कि पैसे की कमी के कारण बजट बहुत नहीं बढ़ सकता, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट में कम से कम 20% इन पत्तियों के लिए निर्धारित करने की एक निश्चित नीति बना ली जाए तो अधिक उपयुक्त होगा। इस प्रकार जन स्वास्थ्य का लक्ष्य कम खर्च में अधिक व्यक्तियों को स्वास्थ्य प्रदान कर सकेंगे। योजना योग के एक वर्किंग ग्रुप ने 1840 करोड़ की जो संस्तुति की थी, उसमें से सारे विभाग को जो हमें पता लगा है शायद 200 से 250 करोड़ तक मिलेगा। यह धनराशि इतनी कम है कि जितनी भी योजनाएं विभाग में बनाई हैं वो शायद पूर्ण ही नहीं, शुरू भी नहीं हो पाएंगी। इन पत्तियों के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। यह जो वर्किंग ग्रुप प्लानिंग कमीशन ने बनाया था उसकी संस्तुति को बिल्कुल नकार देना यह दर्शाता है कि प्लानिंग कमीशन में कोई भी सोचने वाला नहीं है। जितना ज्यादा धन आयुर्वेद चिकित्सा को पत्ती को दिया जाएगा, हम कम खर्च से ज्यादा लोगों को रक्षा कर पाएंगे। आदरणीय वाजपेयी जी, यहाँ मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ 1978 में जब आप विदेश मंत्री थे एवं माननीय श्री खुराना जी दिल्ली के कार्यकारी पार्षद स्वास्थ्य थे, उस समय आपके श्री खुराना जी एवं श्री साहनी जी के प्रयत्नों से दिल्ली में 300 बिस्तरों का दीनदयाल आयुर्वेदिक अस्पताल का शिलान्यास किया गया था। आपने उस शिलान्यास के अवसर पर मुझे स्वयं कहा था अब तो आप प्रसन्न हैं। हमने सारे व्यक्त समाज ने आपको कोटि कोटि धन्यवाद दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे बड़ी निराशा से कहना पड़ता है कि जिस आयुर्वेदिक अस्पताल का आपने शिलान्यास किया था मैं कहीं गुम हो गया। जहां तक मेरी जानकारी है कि कैबिनेट के किसी निर्णय को कैबिनेट ही बदल सकती है और इस प्रस्तावित अस्पताल के निर्णय को आज तक कैबिनेट ने नहीं बदला, फिर भी उक्त अस्पताल एलोपैथिक अस्पताल में परिवर्तित हो गया। 1993 में जब माननीय श्री खुराना जी मुख्यमंत्री बने तो हमने इस संबंध में उनको स्मरण कराया था एवं उनसे दिल्ली में अलग से निर्देशालय बनाने की मांग की थी जो पुरानी चली आ रही थी। माननीय श्री खुराना जी का विश्वास आयुर्वेद में सारा वैद्य समाज जानता है। उन्होंने अलग से निर्देशालय की स्थापना भी करवाई एवं उस अस्पताल में 10 बिस्तर का एक आयुर्वेद अस्पताल शुरू करवाया, लेकिन पर्याप्त सुविधा न होने पर एक डिस्पेंसरी के रूप में कार्य कर रहा है। हम श्री खुराना जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं एवं मैं श्री खुराना जी से प्रार्थना करूंगा कि भारत में जितने भी पर्यटन केंद्र हैं जिनका विभाग उनके पास है, उसमें विदेशी एवं भारतीय लोगों के लिए आयुर्वेद पद्धति के हेल्थ रिजॉर्ट बनाए जाएं, जैसे कि योग, आयुर्वेद, पंचकर्म के विदेशों में देश में बहुत प्रचलित है, उसी तरह के इन सेंटर्स में शुरू किए जाएं। दिल्ली में वर्तमान सरकार के 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, लेकिन जो योजनाएं बनाई गई थी, शुरू की गई थी, वो अभी तक क्रियान्वित नहीं हो सकी हैं। प्रत्येक वर्ष 5 डिस्पेंसरी खोलने का, एक कॉलेज, एक हर्बल गार्डन बनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। दिल्ली की आबादी जब 6 लाख थी तब भी एक आयुर्वेद कॉलेज था और आज 1 करोड़ होने पर भी एक ही आयुर्वेद कॉलेज है, जिससे दिल्ली के विद्यार्थियों को दूसरे प्रदेशों में जाकर पढ़ना पड़ता है। दिल्ली में जो आयुर्वेदिक निदेशालय बना है उसके भी सारे तकनीकी पद खाली पड़े हैं। मैं परम आदरणीय श्री मुख्यमंत्री श्री साहिब सिंह वर्मा जी से 1.5 वर्ष पूर्व धन्वंतरी जयंती के अवसर पर इस संबंध में मांग की थी एवं स्मरण कराया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे दीनदयाल अस्पताल के बारे में वास्तविकता का पता लगाएंगे, इसके बारे में हम विज्ञ हैं एवं डायरेक्टर के पद को भरवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक उस संबंध में कुछ नहीं हो पाया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आयुर्वेद की सार्वभौमिकता को देखते हुए आयुर्वेद की चिकित्सा सेवाओं के लिए रक्षा मंत्रालय, डाक्टर, रेलवे, ईएसआई में प्रोत्साहन की जरूरत है। ईएसआई में हमारे पूर्व डीजी श्री एस शर्मा जी एवं वर्तमान श्री डायरेक्टर जनरल श्री गुप्ता जी के प्रयासों से भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार प्रसार हो रहा है, जिससे भारत की गरीब जनता को ज्यादा लाभ होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, संबंध में आपसे प्रार्थना करूंगा
1 महीने के अंदर आप अपने कार्यालय में कुछ स्तरीय बैठक बुलाएं, जिससे इन सभी समस्याओं का संबंध में निर्णय लिया जा सके। एवं जो अस्पताल हमारा दिल्ली में कहीं गुम हो गया उसकी जगह 500 बिस्तरों का एक सुसज्जित अस्पताल श्री बाला साहब देवधर जी या श्री मराठी देसाई के नाम पर बनवाने की घोषणा करें। बाला साहब देवधर जी एवं श्री मराठी भाई देसाई का आयुर्वेद में बहुत विश्वास था एवं परम हितैषी थे। आप इस सभागार में संबंध में उपस्थित विद्वानों के समक्ष हित संबंधी घोषणा करेंगे तो आयुर्वेद जगत आपका आभारी रहेगा। इस सभागार में उपस्थित महानुभावगण, मैं इस जगह एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा। 11 मई 1998 को भारत के इतिहास में एक सौम्य, कवि लेकिन दृढ़ शक्ति के प्रतीक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक ऐसा निर्णय ले लिया था जिससे भारत विश्व भर में एक महाशक्ति के रूप में उदय हुआ। उसी दिन मैं आयुर्वेद के विद्वानों का प्रतिनिधि मंडल माननीय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए सायं 4:30 बजे लेकर गया था, लेकिन उस वक्त भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका था। उस व्यवस्था के कारण प्रधानमंत्री जी हमसे 6:30 बजे आकर मिले और आकर सबसे पहले ये समाचार आयुर्वेद के विद्वानों को दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं कोट कर रहा हूँ, त्रिगुना जी आप तो हमें रसायन खिलाते ही हैं, लेकिन हमने भी आज देश को रसायन दिया है। प्रधानमंत्री जी और रसायन शब्द का प्रयोग हमारे लिए भारत का था, इतना खुशी का था कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमारे आयुर्वेद मंत्री की मांग पर उन्होंने कहा, आप हमें ही आयुर्वेद का मंत्री के रूप में जाने, हमारे लिए बड़ा गौरव है। मैं प्रधानमंत्री से प्रार्थना करूंगा कि आयुर्वेद को पूर्ण संरक्षण प्रदान करें। बंधुओं, आज प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आयुर्वेद के मंत्री के रूप में भी पधारे हैं, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अजय गोलाई जी को किसी विशेष कारण से विदेश जाना पड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीलंका में केंद्रीय आयुर्वेद मंत्री हैं। पूर्व सरकार में माननीय श्री पवन सिंह घाटोवार जी राज्य मंत्री थे। उन्होंने भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का स्वतंत्र प्रभार दिया गया था। अगर हमारे आयुर्वेद मंत्री होते तो वह भी आज हमारे बीच होते। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि केंद्र में आयुर्वेद का एक मंत्री बनाएं, जिससे कार्य सुचारू एवं तीव्र गति से बढ़ सके। इस सरकार के 100 दिन पूरे होने पर ट्रस्ट एरिया के हवाले में भी छपा है। उसमें सरकार ने कहा है कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों विशेषकर आयुर्वेद को बूस्ट देना है। यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया था, उसी प्रकार विश्व में विश्व की परंपरा निर्वाह करते हुए महर्षि महेश योगी जी कार्य कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद वेदों का एक भाग है। विश्व को आयुर्वेद के बिना स्वस्थ बनाना संभव नहीं है। आज विदेशों में हजारों डॉक्टर आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहे हैं। यूएसए, कनाडा, ब्राजील, यूरोप, अफ्रीका आदि देशों में आयुर्वेद बहुत प्रचलित है। मॉरिशस में भारत सरकार की सहायता से आयुर्वेद को मान्यता मिली। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति या दोष के संबंध में जानना चाहता है, नाड़ी विज्ञान के बारे में जानना चाहता है, योग एवं आयुर्वेद से कैसा पूर्ण स्वस्थ रहे यह जानना चाहता है। भारतीय जड़ी बूटियां विदेशों में बहुत एक्सपोर्ट हो रही हैं। दिल्ली के श्रीमती इंदिरा गांधी के एयरपोर्ट पे एक पेपर के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में जो एनआरआई आते हैं वो 3 विशेष कारणों से आते हैं। एक पेपर में इसका बहुत बड़ा सर्वेक्षण हुआ था। पहला कारण है कि वो यहाँ दुआ लेने आते हैं। लोगों में श्रद्धा विश्वास है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं जो उनकी मान्यता होती है। दूसरा कारण वो यहाँ दुल्हन लेने आते हैं कि भारत में वो जो लड़के आते हैं वो भारतीय लड़की से शादी करना चाहते हैं, इसलिए वहां से दुल्हन लेकर जाते हैं। और तीसरा जो है वो यहाँ दवा लेने आते हैं। जो एनआरआई पहले देशी दवाओं को पिछड़ा मानते थे और वह बहुत गर्व से कहते हैं कि आयुर्वेद हमारे भारत की देन है, हम आयुर्वेद की चिकित्सा कराने के लिए भारत जा रहे हैं। इन सब में विशेषकर विदेशों में जो बदलाव आया है उसमें महर्षि महेश योगी जी का विशेष योगदान है। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मुझे स्वयं एवं पिताजी के साथ एक वर्ष में कई बार विदेशों में आयुर्वेद प्रचार के लिए जाना पड़ता है। हमने पाया है कि वहां पर लोगों में आयुर्वेद के प्रति बहुत विश्वास बढ़ता जा रहा है। आदरणीय महानुभाव, पिछले 25 वर्षों में मैंने यह कार्य सेवा भाव के रूप में किया है। इस लंबे समय में मैंने जो कुछ प्राप्त किया, जो सेवा की, वह अपने गुरुजनों एवं प्रदत्त ज्ञान एवं अपने पूज्य पिताजी के प्रत्यक्ष चिकित्सा ज्ञान का परिणाम है। विदेशों में मानव मात्र की सेवा के लिए एवं समय समय पर देश में आयुर्वेद के प्रचार के लिए मुझे वैद्य श्रीराम शर्मा जी, वैद्य शिवकरण शंगानी जी, कविराज गौरलाल चावला जी, वैद्य एस.के. मिश्रा जी और अन्य विद्वजनों का सहयोग एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यहाँ पर मैं विशेष रूप से अपनी धर्मपत्नी एवं बच्चों का उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि बिना उनके सहयोग के इस कार्य में सफलता नहीं मिल सकती थी। पिछले 25 वर्षों में मैं परिवार को शायद ही समय दे पाया हूँ, लेकिन उन्होंने इस कठिनाई को समझा। मैं विश्व के मानव मात्र की सेवा में संलग्न हूँ, अतएव उन्होंने सदैव ही सहयोग प्रदान किया। मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय वाजपेयी जी, भारत में 5 लाख से ऊपर वैद्य हैं। आयुर्वेद महासम्मेलन में सबका प्रतिनिधित्व करता है। आयुर्वेद जगत हमेशा आपसे जुड़ा रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भारत के वैद्य समाज को अपना सहयोग एवं आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि देश आपको बहुत मजबूत एवं योग्य शक्ति प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है।
प्रत्येक वैद्य के साथ हजारों जन सामान्य जुड़े हैं। आने वाले समय में वे अधिक शक्ति के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। मैं प्रेस, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिन्होंने हमारे हौसले बढ़ाए हैं, जिनके सहयोग से आयुर्वेद देश एवं विदेश में जन जन तक पहुंच पाया है, उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आयुर्वेद वैद्यों का लक्ष्य कभी भी धन कमाना नहीं रहा, बल्कि उनका ध्येय हमेशा सेवा भाव रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं शब्दों के साथ आप सभी अतिथियों एवं सभी विद्युत महानुभावों से आशीर्वाद देते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय अजमेर, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महासुरेंद्रनाथ जी को। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय श्रीमती शांता शास्त्री, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग की सचिव हैं, उनसे उनके उद्गार के लिए। आज के इस महाअधिवेशन के प्रमुख अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परम आदरणीय मंत्री महोदय श्री मुरली मनोहर जोशी जी, संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्री महोदय श्री मदन लाल खुराना जी, आदरणीय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री साहेब सिंह वर्मा जी, आदरणीय आचार्य बृहस्पति देव त्रिगुणा जी, इस महासम्मेलन के निवर्तमान अध्यक्ष पंडित छंगानी जी, महासम्मेलन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, CCIM के अध्यक्ष पंडित श्री राम शर्मा जी, इस महाअधिवेशन के स्वागताध्यक्ष पंडित बनवारी लाल वर्मा जी, स्वागत मंत्री वैद्य श्री SK शर्मा जी, उपस्थित विद्वज्जन, देवियों और सज्जनों, इस अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 55वें महाअधिवेशन में सम्मिलित होने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इसकी मुझे प्रसन्नता है। आयुर्वेद भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यह एक सार्वभौम विज्ञान है और प्राकृतिक चिकित्सा का अक्षय भंडार है। यह संतोष की बात है कि आयुर्वेद महासम्मेलन नियमित रूप से अपना वार्षिक महाधिवेशन आयोजित कर आयुर्वेद की महान परंपरा को जीवित रखने का प्रयास कर रहा है और आयुर्वेद के प्रति अपनी निष्ठा एवं अपने विश्वास को व्यक्त करता आ रहा है। अब हमारी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ऐसे में सिर्फ आयुर्वेद की महत्ता को दोहराने या उसका गुणगान करने मात्र से उसका उद्धार संभव नहीं है। आयुर्वेद एक शाश्वत सत्य है। उस पर जो धूल जमी है उसे दूर कर उसमें फिर से जान फूंकने की आवश्यकता है। इसके लिए अब वचनों की नहीं मगर प्रत्यक्ष कृति की आवश्यकता है। शायद यही कारण है कि केंद्र सरकार ने इस दिशा में पहल कर भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के लिए एक नए स्वतंत्र विभाग की स्थापना की। आज तक पिछले 50 वर्षों से भी केंद्र सरकार ने इसे काफी नैतिक सहारा दिया है और कुछ हद तक धनराशि भी प्राप्त कराई है, मगर विभाग की स्थापना कर आप प्रत्यक्ष कृति की ओर कदम बढ़ाया है। जहां एक और विभाग की स्थापना से लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ी है, वहीं उनकी अपेक्षाएं भी काफी बढ़ गई हैं और लोग आशा भरी दृष्टि से इस विभाग की गतिविधियों की ओर देख रहे हैं। ऐसे में सरकार ने अब तक आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए कौन से कदम उठाए हैं, क्या किया जा रहा है, इनके बारे में बताना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। आयुर्वेद अपने वैभव काल में सर्वांगीण था
और उसने किसी व्यवहार विषय को अछूता नहीं छोड़ा। आयुर्वेद को फिर एक बार उसका नष्ट गौरव वापस दिलाना है, उसे फिर एक बार चोटी पर पहुंचाना है। यह एक बड़ी चुनौती है। आयुर्वेद के मूल्यों को, उनके मूल सिद्धांतों को यथावत रखकर समय की धारा को देखते हुए उसे सर्वमान्य नए रूप में उसकी प्लास्टिक सर्जरी करके अब जनता के सामने प्रस्तुत करना है, तभी उसे माना जाएगा। और इसी चुनौती को ध्यान में रखकर विभाग ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक 6 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है। ये 6 सूत्र हैं: महाविद्यालयीन शिक्षा के स्तर में सुधार करना तथा महाविद्यालयों को सुदृढ़ बनाना, दवाइयों का मानकीकरण एवं उनकी गुणवत्ता पर जोर देना, आवश्यक औषधि वनस्पतियों की उपलब्धता को बढ़ाना, अनुसंधान एवं विकास की गति को बढ़ाना, विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा प्रचार प्रसार करना, और सबसे अहम सूत्र है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, परिवार कल्याण कार्यक्रम आदि में सक्रिय रूप से सहभागी होना। इनके लिए विभाग ने कुछ योजनाएं कार्यान्वित की है। अभी अभी ये बताया गया कि विभाग के लिए जो बजट है वो नगण्य है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बिल्कुल नगण्य है। 8वीं पंचवार्षिक योजना के अंतिम साल में बजट था 23 करोड़ का। अब हमें बजट दिया गया है 50 करोड़ का। ये कहा जा रहा है कि हमें करीब करीब दुगना बजट दिया गया है, पर ये नहीं सोचा जा रहा है कि रुपए का अवमूल्यन हो गया है, मुद्रास्फीति बढ़ गई है। अगर आप विचार करें तो ये 50 करोड़ शायद उन 23 करोड़ से भी कम है। ऐसी अवस्था में कोई विशेष ठोस कार्य नहीं हो सकता है, पर हमारा विभाग इस विचार को मन में रखे चुप नहीं बैठा है, क्योंकि क्रिया सिद्धि सत्वे वसति महता नोपकरणे। अगर हमें इच्छा शक्ति है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, चाहे हमें पैसा मिले न मिले, हम दूसरों से पैसा लेके भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ज्यादा बजट ना दे। ये तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि हमारे लिए भी अधिक बजट दे, और ऐसा बजट दे कि भाई हमें शर्म से सर झुकाना ना पड़े। जो भी हो, अब तक इस 6 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए विभाग ने कुछ योजनाएं बनाई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है और इसीलिए इस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। महाविद्यालयों को, आयुर्वेद के महाविद्यालयों को अनुदान दिया जा रहा है ताकि ये अपनी आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाए और अच्छी शिक्षा दे। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर की एक शिक्षण संस्था आयुर्वेद के लिए जयपुर में स्थापित की जा चुकी है। इसी प्रकार गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की स्थापना दिल्ली में हो चुकी है। यद्यपि हमारे यहाँ अध्यापकों की इतनी कमी नहीं है, फिर भी हमें अच्छे अध्यापकों की जरूरत है। इनके अभाव में विद्यार्थियों को जो शिक्षण मिलना चाहिए, सही शिक्षण, वो नहीं मिल रहा है। इस दिशा में विभाग ने ये प्रयत्न किया है कि जो कठिन विषय हैं और जिन विषयों को बहुत महत्व दिया जा रहा है, उन विषयों के पाठों को दृश्य रूप में कैसेट द्वारा प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार हमने ये कार्यक्रम हाथ में लिया है और कुछ कैसेट तैयार भी हो चुके हैं। इनको महाविद्यालयों को दिया जाएगा ताकि अध्यापक के अभाव में भी विद्यार्थी अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके। इसी प्रकार आज विश्व भर में आयुर्वेद की दवाइयों की मांग बढ़ती जा रही है, आयुर्वेद में रुचि भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों के सामने आयुर्वेद को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना जरूरी है, नहीं तो आयुर्वेद को डिस्टॉर्टेड रूप में भी पेश किया जा रहा है। इसको भी हमें संभालना है। और सबसे अधिक जो है दवाइयाँ, और इन ऐसे माहौल में हमें चाहिए कि हम लोगों को शुद्ध और प्रभावी दवाइयाँ उपलब्ध कराएं।
जहाँ एक और मांग बढ़ रही है, वहीं ये भी साथ में कहा जा रहा है कि इन दवाइयों का वैज्ञानिक दृष्टि से वैज्ञानिक आधार पर पुष्टिकरण हो, मूल्यमापन किया जाए। ये सब किया जा सकता है, इसके लिए काफी धनराशि की आवश्यकता है। तथापि विभाग ने ये जो मानकीकरण है दवाइयों का, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस कार्य को हाथ में लिया है और हम अपेक्षा करते हैं कि 9वीं पंचवार्षिक योजना के आखिर तक आयुर्वेद की दवाइयों का ज्यादातर मानकीकरण हो सकेगा। और इसके लिए भी हमने एक योजना बनाई है, हमने औरों को भी इसमें शामिल किया है, क्योंकि हमारे पास एक ही प्रयोगशाला है, अन्य प्रयोगशालाओं का भी हम इसमें उनकी मदद ले रहे हैं। शुद्ध दवाइयां बनानी हो तो उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो भी शुद्ध होना चाहिए और वो भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। और आयुर्वेद के लिए कच्चा माल है औषधि वनस्पति, और इनकी मांग जहाँ बढ़ रही है वहीं इनकी आपूर्ति कम हो रही है, क्योंकि अब तक ये माल जंगलों से, वनों से आता था। अब वहां भी जंगल कट रहे हैं और जो लोग प्रशिक्षित नहीं है, ऐसे लोग इन वनस्पतियों को उखाड़ भी फेंक देते हैं। तो ऐसे में वनस्पति, इन औषधि वनस्पतियों का जो कल्टीवेशन है उसे बढ़ाने के लिए विभाग ने कुछ कार्यक्रम बनाए हैं। और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये है कि इन औषधि वनस्पतियों के लिए कृषि तकनीकी तैयार की जाए, ताकि इस तकनीक का विकास करने से सारे किसान भी इसकी पैदावार कर सके। ये भी कार्यक्रम हमने अभी अभी कार्यान्वित किया है। जब तक हम अपने आप से संतुष्ट हैं, हम कोई प्रगति नहीं कर सकते। ये जरूरी है कि आयुर्वेद भले ही सर्वांगीण हो, अपने वैभव काल में आयुर्वेद सर्वांगीण था और उच्च शिखर पर था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके आगे कुछ भी ना करें। आज हमें जरूरत है अनुसंधान की और विकास की। अनुसंधान हो रहा है, मगर ये जो अनुसंधान हो रहा है ये सिर्फ आज के जो आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण हैं उनके आधार पर आयुर्वेद की दवाइयों को सिद्ध करने के लिए अनुसंधान हो रहा है। हमें मौलिक अनुसंधान की जरूरत है। ये है कि आज तक जो ज्ञान है उसमें कुछ हम वृद्धि कर सके। आज जो अनुसंधान हो रहा है उससे सिर्फ एलोपैथी का ही फार्माकोपिया बढ़ रहा है, आयुर्वेद का उद्धार नहीं हो रहा है। तो हमें ये जरूरी है कि जहाँ एक और तुष्यतु दुर्जना कह के हम वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर भी इसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, साथ ही हम चाहते हैं कि हमारी ये जो दवाइयाँ हैं, हमारी जो पद्धति है, इसे अपने रूप में स्वीकार किया जाए और इसमें अधिक अनुसंधान किया जाए। आखिर में ये भी है कि इसका प्रचार करना आवश्यक है। मैं इसको भी एक प्रचार माध्यम समझती हूँ, इसीलिए आज यहाँ उपस्थित हूँ ताकि कुछ कह सकूं। सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो है कि हमें किसी भी स्वास्थ्य कार्यक्रम में कोई भी सक्रिय सहभाग नहीं मिला है और यही इस आयुर्वेद का रोना है। आज यद्यपि हमारे यहाँ कई विश्वविद्यालय हैं और काफी मात्रा में आयुर्वेद स्नातक बाहर निकल रहे हैं, ये आयुर्वेद की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ये एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो आयुर्वेद का नाम भी भूल जाएगा। ये जरूरी है कि इसके लिए सभी आयुर्वेद के प्रति निष्ठावान रह के उसके लिए प्रयत्न करें ताकि इनमें आत्मविश्वास पैदा हो। इसलिए सरकार ने इनके लिए रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम की व्यवस्था की है। इसमें ज्ञान की वृद्धि हो, इनको आधुनिकतम ज्ञान उपलब्ध हो और इनमें आत्मविश्वास पैदा हो। ये प्रयत्न हो रहा है, पर आप जानते हैं कि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। फिर भी सरकार ने एक पहल, महत्वपूर्ण पहल की है जो दिल्ली में है। हमने राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हमने यूनानी के लिए क्लिनिक खोला है, मगर सफदरजंग अस्पताल में हमने आयुर्वेद का क्लिनिक खोला है और हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। यहाँ समय के अभाव में मैं पूरा विवरण नहीं दे पा रही हूँ, पर ये पहल की है। दिल्ली शासन ने भी इस ओर से काफी कदम उठाए हैं, पर जब तक
ये जो आयुर्वेद के स्नातक हैं, चिकित्सक हैं, ये जब तक इसमें कूद नहीं पड़ते हैं और दिलो जान से इसके लिए कोशिश नहीं करते हैं, तब तक चाहे सरकार कितना भी करे वो सिर्फ कागजों पर ही रह जाएगा। मेरी आप सबसे विनती है, और विशेषकर इस महासम्मेलन से, कि आप इस ओर ध्यान दें, क्योंकि सरकार को आपके सहभाग की भी आवश्यकता है। और हम चाहते हैं कि आप सब आयुर्वेद का प्रचार करें, शुद्ध आयुर्वेद की प्रैक्टिस करके लोगों को दिखा दे कि आयुर्वेद क्या चीज है। ये सिर्फ दवाई नहीं है, एक जीवन प्रणाली है। समय के अभाव में मैं अधिक बात करके आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ, पर इस महासम्मेलन के आयोजकों ने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और आपके सामने विभाग की गतिविधियों के बारे में विचार रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती शांता शास्त्री जी। अब मैं आग्रह करूंगा आयुर्वेद जगत के सर्वमान्य नेता आचार्य बृहस्पति देव त्रिपुरा जी से उनके आर्थिक वचनों के लिए। यं वैद्यनाथीति वैद्यजनाः वदन्ति मृत्युंजयं यमिहिमर्तजनाः स्तवन्ति शंकांक्षिणा सुमिः शंकरमामनन्ति तस्मै नमो भगवते त्रिगुणेश्वराय। परम श्रद्धेय हमारे देश के विदेश प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित महानुभाव एवं समादरणीय उपस्थित बंधुओं, मुझे केवल दो बातें कहनी है। एक, वैद्य समाज को उनके दायित्व के लिए मैंने सजग करना है। जितने लोगों ने जो कुछ अब कहा है, भिक्षा तो नहीं कहूंगा कि वो भिक्षा मांगी है, अपनी बात तो रखी है, पर हमें भी हमारा कर्तव्य क्या है, वैद्य समाज को क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमने जो विद्या पढ़ी है उसका हमारे पर जो ऋण है उसको हम कितना चुका रहे हैं। जब अब विद्यार्थी पढ़ के जाता है तो एक शब्द लेता है, गुरु कहता है किस लिए आए हो, शिष्य कहता है काम है दुख तप्ता नाम प्राणी नाम अर्पी नाशनम। हे गुरुदेव, मैं वो विद्या पढ़ने आया हूँ जिससे संसार का रोग दूर हो। तो जब वो हमने मान करके उस लक्ष्य को लेकर के लिया है, तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य है वैद्य समाज का कि वो उठे। जब तक हम अपने आप को नहीं संभालेंगे, हम जनता से अपने आप को सर्टिफाई नहीं करवाएंगे, तब तक आयुर्वेद नहीं बढ़ेगा। कुछ ही कर लीजिए। इसलिए हमें वैद्य समाज को अपने पैरों पर खड़े होकर के, अपने पास जो हमारे पास ध्रुव ऋषियों की है, हमारे पास जो विद्या है, उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तभी हमारे जो दूसरे हमारे हितैषी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे दूसरे लोग हैं, वो तभी हमारे साथ लगेंगे जब हम भी इसके लिए तैयार होंगे कि हमें कुछ करना है। दूसरी बात, मैंने खास तौर पर हमारे जो देश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है, उसमें हमारा आयुर्वेद का कोई योगदान नहीं लिया जा रहा, जबकि ये सत्य है कि मैं ये तो मानता हूं कि शल्य में हम बहुत पीछे हैं, लेकिन बाकी बातों में हमने सिद्ध कर दिया है कि प्लेग जैसी बीमारियों को हटाने में समर्थ है। सन 72 में जब हमारे जगदम्बी प्रसाद जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तब हमने एंसेफेलाइटिस को यूपी के अंदर ठीक किया, जॉन्डिस को हमने मुंबई में, दिल्ली में जगह जगह ठीक किया, प्लेग को हमने शुरू में हमने अपने भेषजक करके ठीक किया, मलेरिया को हमारे पास इतने अच्छी उच्च योग जगह जगह डिमांड है। तो ये सब चीजें हमारे पास मौजूद हैं। आज से शंकरानंद जी के वक्त में एड्स के लिए पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हमें प्रमुख रखा गया था, लेकिन जब दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई मुंबई में तो हमारा नाम उड़ा दिया गया। आज उस योजना में हमारा नाम कहीं नहीं है। तो मैं तो ये प्रमाण दे रहा हूँ कि जब तक हमें इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी का प्रयोग हमारा ना किया जाएगा, देश को स्वास्थ्य नहीं मिल सकता,
ये बिल्कुल सत्य है। जय आयुर्वेद। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय संसदीय कार्य एवं पर्यटन मंत्री श्री खुराना जी से कि वो अपने उद्गार प्रकट करने की कृपा करें। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल जी, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री साहब सिंह जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, नवनिर्वाचित महासम्मेलन के अध्यक्ष श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी, नित्यवान अध्यक्ष श्री शिवशंकर शर्मा जी, आदरणीय वैद्यनाथ बृहस्पति देव जी त्रिगुणा जी, स्वागताध्यक्ष श्री बनवारीलाल शर्मा जी और अन्य माननीय अतिथिगण, मैं अपने आप को अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 5वें महाधिवेशन में सम्मिलित होकर सम्मान तथा हर्ष महसूस कर रहा हूं। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक महासम्मेलन आयुर्वेदिक चिकित्सकों की प्रतिनिधि संस्था है। इसकी स्थापना सन 1907 में नासिक में हुई। प्रारंभ से ही ये संस्था आयुर्वेदिक विज्ञान के संरक्षण, प्रचार प्रसार और विकास के कार्यों में संलग्न रही है। आयुर्वेदिक विश्व की प्राचीनतम वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है। जब सारी दुनिया आज से 3000 वर्ष पूर्व चिकित्सा विज्ञान में शून्य थी, अपने देश में आयुर्वेदिक जैसी समृद्ध और विकसित चिकित्सा पद्धति का विकास हो चुका था। इतिहास साक्षी है कि तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालयों में संपूर्ण एशिया के छात्र आयुर्वेदिक और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करने आते थे। इस पद्धति के माध्यम से ही विश्व के अनेक देशों में थोड़े से परिवर्तन हुए। परिवर्तन के बाद उन लोगों ने अपनी अपनी चिकित्सा पद्धति बनाई। ये आयुर्वेदिक प्रणाली भारत से श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल तथा अन्य अनेक देशों में प्रचलित हुई और अभी भी प्रचलित है। ये बड़ी खेद की बात है कि आजादी के लंबे अरसे के बाद तक भी आयुर्वेदिक को अपने देश में ना तो उचित स्थान मिला और ना ही उचित सम्मान मिला। हाल ही में भारत सरकार ने एक नया भारतीय चिकित्सा प्रणाली का विभाग खोला है, जो कि भारतीय आयुर्वेद संरक्षण तथा उसके विकास के कार्य में करेगा। आयुर्वेद के संरक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण, विस्तार, अनुसंधान और प्रचार द्वारा इसकी चहुमुखी विकास करेगा। संसार के काफी लोग प्रकृति अपने आप ही ठीक कर देती है। आयुर्वेद भी प्रकृति से पूर्णतः जुड़ा हुआ है, क्योंकि आयुर्वेद की दवाएं प्राकृतिक जड़ी बूटियों द्वारा बनाई जाती हैं। प्राचीन काल से ही वैज्ञानिकों ने ये समझ लिया था, परंतु पश्चिमी देशों की देखा देखी हमने अपनी प्राचीन आयुर्वेदिक प्रणाली को अनदेखा कर दिया। पश्चिमी देशों की मुख्य समस्या ये है, इन देशों में रोग अधिकतर समृद्धि के कारण है, जबकि हमारे देश में गरीबी के कारण। प्रत्येक देश में चिकित्सा प्रणाली और शोध अपनी अपनी जरूरत को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है। पश्चिमी देशों में चिकित्सा विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है। ये मुख्य शोध के कारण संभव हो सका है। शोध भी तभी प्रभावी हो सकता है जब हम पूर्ण अनुभव और विद्या का उचित प्रयोग कर सके। ये सोच रही है कि हमारे देश में ऐसी जड़ी बूटियों तथा खनिजों की अंबार है, जो कि दवाइयों के प्रयोग के लिए प्राचीन काल से हमारे आयुर्वेदिक विद्वानों को ज्ञात है, परंतु इसको हम पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर पाए, क्योंकि इस पर कई वर्षों से शोध कार्य नहीं हुआ। दिल्ली राज्य का मैं 2.25 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा और मुझे ये जानकर अत्यंत कष्ट हुआ था कि दिल्ली में आयुर्वेदिक का स्वतंत्र निर्देशालय नहीं। हमने तत्काल आयुर्वेदिक निर्देशालय बनाने का निश्चय किया और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि आज दिल्ली जैसे छोटे राज्य में आयुर्वेदिक का स्वतंत्र निर्देशालय कार्यरत है। इसी तरह हमने ये भी निश्चय किया था आयुर्वेदिक यूनानी विद्या कॉलेज के अलावा
दिल्ली में एक और आयुर्वेदिक का कॉलेज होना जरूरी है। इसके लिए हमने सिद्धांत रूप से स्वीकृति दी थी और मुझे मालूम है कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी तथा स्वास्थ्य मंत्री जी इस कार्य में रुचि लेकर नजफगढ़ में एक नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने का निश्चय करते हैं। इसी प्रकार दिल्ली के अधीन चलने वाले दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में भी हमने आयुर्वेदिक विभाग की स्थापना की थी। मुझे ये जानकर खुशी है कि दिल्ली के अन्य बड़े अस्पतालों में भी आयुर्वेदिक विभाग या तो खुल रहे हैं या खुल रहे हैं, जैसा हमने प्रारंभ दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल से किया था। ये खुशी की बात है कि आयुर्वेदिक के सिद्धांतों और आयुर्वेदिक दवाओं मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूं कि किसी पर एहसान करने के उद्देश्य से ये हमने नहीं किया। हमारी ये मान्यता है इस देश के 5.5 लाख गाँव में बसने वाले गरीबों को आयुर्वेदिक के उत्तम और सस्ते इलाज से ही उन्हें स्वस्थ बनाकर तो स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता। ये खुशी की बात है कि आयुर्वेदिक के सिद्धांतों और आयुर्वेदिक दवाओं की ओर सारी दुनिया का आकर्षण बढ़ा। आज अमेरिका और यूरोप के अनेक देशों में आयुर्वेदिक केंद्र चल रहे हैं। आयुर्वेदिक की उपयोगिता को और इसकी वैज्ञानिक पक्ष को अब सारी दुनिया स्वीकार कर रही है। अभी यदि इसके विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी, जिससे अगली पीढ़ी भी हमें माफ नहीं करेगी। आयुर्वेदिक के कॉलेज सभी तरह की सुविधाओं से युक्त हों और उनमें प्रत्यक्ष कर्माभ्यास के सही व्यवस्था होनी चाहिए। इस काम को प्राथमिकता से करना चाहिए। इसी तरह अच्छी दवाओं की उपलब्धि और इसके कमजोर पक्षों पर विशेष अनुसंधान की आवश्यकता है। आयुर्वेदिक का भविष्य उज्जवल है और इसको विश्व की प्रमुख चिकित्सा पद्धति बनाने की दिशा में श्री वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार हर तरह से प्रयत्न करेगी। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मुझे आपके बीच में आकर बड़ी प्रसन्नता हुई है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है आयुर्वेदिक चिकित्सा आगामी वर्षों में पूर्ण संसार में व्यापक रूप में प्रयोग में लाई जाएगी। मुझे आपने यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव साहब। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से उनके उद्बोधन के लिए। हम सबके अत्यंत प्रिय एवं सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री साहब सिंह वर्मा जी, संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान खुराना जी, कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष पंडित बनवारी लाल जी, आयुर्वेद जगत के सूर्य वैद्यराज पंडित बृहस्पति देव त्रिगुणा जी, सम्मेलन के निवर्तमान अध्यक्ष श्री छांगाणी जी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष वैद्यराज देवेंद्र त्रिगुणा जी, केंद्र सरकार में आयुर्वेद सचिव डॉक्टर शांता शास्त्री जी, वैद्यराज पंडित श्री राम शर्मा जी, स्वागत मंत्री श्री एस.के. मिश्रा जी, आयुर्वेद जगत के सभी लब्ध प्रतिष्ठित विद्वज्जनों, अभ्यागत देवियों और सज्जनों, मैं आभारी हूँ आयुर्वेद महासम्मेलन के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का कि उन्होंने इस सम्मेलन के शुभ अवसर पर ज्ञान कल्याण न्यास को ये सम्मान प्रदान किया, जिससे न्यास के पुरस्कारों को हम माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिलवा सके। इसके पूर्व भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी माननीय वाजपेयी जी ने हमारे इस न्यास के कार्यक्रम में पधार कर विद्वज्जनों को पुरस्कृत किया था। मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कृपा पूर्वक आज फिर विद्वानों को सम्मानित कर हमारे न्यास का गौरव बढ़ाया और हमारा उत्साहवर्धन किया। ज्ञान कल्याण दातव्य न्यास 1966 में स्थापित हुआ था और इस न्यास की स्थापना के लिए वैद्य श्री शिवनाथ शर्मा जी, जो दिल्ली के लब्ध प्रतिष्ठित वैद्य थे, और मेरी स्वर्गीय माता जी ने दान किया था। उल्लेखनीय है कि श्री वैद्य शिवनाथ शर्मा जी ने एक वसीयत के द्वारा अपनी संपत्ति का दान भी इसी न्यास को कर दिया था।
किसी वैद्य के द्वारा अपने संपूर्ण जीवन को आयुर्वेद के लिए समर्पित करते हुए मरणोपरांत अपनी संपत्ति को भी आयुर्वेद की सेवा के लिए वसीयत कर जाना, ये अपने प्रकार की पहली घटना है। मेरी माता जी जो स्वयं आयुर्वेद और संस्कृत की विदुषी थीं, उन्होंने भी अपनी मृत्यु से पूर्व ये इच्छा प्रकट की थी कि जो भी उनका व्यक्तिगत धन है वो भी इसी न्यास में लगा दिया जाए। स्वर्गीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का वैद्य जी से तथा मेरी माता जी से व्यक्तिगत संपर्क था। श्री ज्ञान कल्याण दातव्य न्यास के पीछे उनकी प्रेरणा थी और वे स्वयं इसके संस्थापक न्यासी बने थे। उपाध्याय जी जब तब तक न्यास का मार्गदर्शन करते रहे और उनके निधन के बाद माननीय श्री नानाजी देशमुख ने उनका स्थान ग्रहण किया। देवियों और सज्जनों, आयुर्वेद के संबंध में बहुत कुछ कहा जा चुका है और आप सबके समक्ष आयुर्वेद की महिमा बखान करने को मैं केवल पृष्ठ पेश नहीं करूंगा, लेकिन मैं विषय की ओर आप सबका ध्यान पिछले कई वर्षों से आकर्षित करता रहा हूँ और इसी की ओर आपका ध्यान संक्षेप में फिर से आकर्षित करना चाहूंगा। भारतीय औषधियों का अधिकांश वनस्पतियों द्वारा प्राप्त होता है। भारत जैव विविधता में बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में विश्व में बेजोड़ है, किंतु हमारी जैव विविधता पर आज बड़ा संकट गहरा रहा है। हमारे देश की वनस्पतियां और जड़ी बूटियां भारी पैमाने पर बाहर चोरी से भी ले जाई गई हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 4 अरब रुपयों की जड़ी बूटियों की चोरी अकेले एक देश ने की है। मैं आयुर्वेद जगत के विद्वानों, औषध निर्माताओं एवं वनस्पति शास्त्र के अनुसंधानकर्ताओं से यह अनुरोध करूंगा कि वे नए पेटेंट कानूनों को अच्छी तरह समझें और ये व्यवस्था करें कि हमारा ज्ञान अनारक्षित रहकर परायों के हाथ में न चला जाए, हमारी इस प्रकृतिदत्त संपदा को कोई लूट कर न ले जाए। नीम व हल्दी के पेटेंट का विवरण तो अखबारों में आ चुका है, परंतु इनके अतिरिक्त भी 30 के लगभग अन्य भारतीय औषधीय वनस्पतियों के पेटेंट की प्रक्रिया चल रही है और हो सकता है इस बीच में उनमें से कुछ पेटेंट हो भी गए हों। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने पेटेंट कानूनों की जानकारी के लिए तथा पेटेंट कानून का लाभ किस प्रकार उठाया जा सकता है, इसकी सलाह देने के लिए एक कार्यक्रम चलाया है। मैं आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माताओं से तथा अनुसंधानकर्ताओं से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस सुविधा से लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं से हमारे मंत्रालय को अवगत कराएं, जिससे उनका निदान किया जा सके। श्री छांगानी जी ने अटल जी की एक कविता का उल्लेख किया। 40 वर्ष से भी पहले जो उन्होंने काव्य रचा था, आज उसे उन्होंने जगतार्थ कर दिखाया है। पोखरण में परमाणु विस्फोट में जहां रुद्र का स्वरूप प्रकट किया, वहीं विदेशी शक्तियों द्वारा प्रतिबंधों के सामने न झुकते हुए आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि आपके नेतृत्व में भारत कभी भी याचक नहीं होगा। हमारा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में भारत अपने प्राचीन गौरवपूर्ण स्थान को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होगा। रुद्र का एक और भी पक्ष है, रुद्र की हुंकार, अर्थात रुद्र का एक आवाहन। अब मैं प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा कि वो देश का आवाहन करें और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि न केवल आयुर्वेद जगत परंतु समस्त वैज्ञानिक जगत, औद्योगिक जगत और देश की युवा शक्ति आपके उस आवाहन को स्वीकार करके देश की हर प्रकार से उन्नति में आपके मार्गदर्शन में आगे चलने के लिए तत्पर रहेगी। काशी विश्वविद्यालय में आयुर्वेद संस्थान की दशा के संबंध में उल्लेख किया गया। मुझे इसके पहले इस प्रकार का कोई वहां आयुर्वेद संस्थान के साथ व्यवस्था की तरफ से भेदभाव हुआ है, इसका ज्ञान नहीं था। लेकिन मैं इस संबंध में आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र ही पूरी जांच करके और ऐसा किस कारण से हुआ और जो पद वहां रिक्त हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र भरवाने के लिए, और यदि वहां कोई आयुर्वेद के अतिरिक्त अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं तो उसके संबंध में भी वहां के कुलपति से पूरी जानकारी प्राप्त करूंगा। ये संस्था विश्वविद्यालय स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं, वो सरकारी विभाग नहीं है, लेकिन फिर भी जो उनके लिए यूजीसी ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो निर्देश दिए हैं, यदि उसका पालन नहीं हो रहा है
तो उस संबंध में हम यूजीसी के द्वारा उचित कदम उठाने के लिए उन पर शीघ्र कार्यवाही करने की व्यवस्था करेंगे। एक बात पुनः आप सबका आभारी हूँ, प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ, सम्मेलन के पदाधिकारियों का आभारी हूँ कि आपने न्यास को यहाँ उपस्थित होकर आयुर्वेद जगत के साथ अपने को जोड़ते हुए यत्किंचित जो हम आयुर्वेद की सेवा कर रहे हैं उसको आप सबके सामने रखने का अवसर दिया और न्यास की ओर से एक छोटा सा अंगवस्त्र सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करते हुए अपनी वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। अब मैं आग्रह करूंगा आज के समारोह के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री और हमारे संरक्षक माननीय श्री प्रधान संरक्षक माननीय श्री साहब सिंह जी वर्मा से उनके उद्गारों की। परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, माननीय खुराना जी, वैद्य बृहस्पतिदेव जी, स्वागत अध्यक्ष वैद्य बनवारी लाल जी, पंडित श्री राम शर्मा जी, शिव कुमार मिश्र जी, और अब जो अभी तक अध्यक्ष थे श्री वैद्य चुंगानी जी, और अब नए अध्यक्ष हमारे वैद्य देवेंद्र जी, और एक सचिव के रूप में मुझे उनके भाषण से लगा हुआ आपकी एक अच्छी नेता भी हैं बहन शास्त्री जी, और यहाँ पर उपस्थित भाई और बहन। समय बहुत हो चुका है, प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने के लिए सब ललायित हैं। मैं तो सिर्फ इस मौके पर दिल्ली की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। देश के कोने कोने से बहुत इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। यहाँ आपकी व्यवस्था, आपकी सारी बातें ठीक करने के लिए सारा देवेंद्र जी बहुत दिनों से लगे हुए हैं। शायद वो तो बहुत अच्छी होंगी ही, फिर भी हमारी तरफ से भी और माननीय खुराना जी ने भी जो भी इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ अच्छी बन सकती है बनाने में जो प्रयास किया है, मैं उस सब के लिए उन सब साथियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम वैद्य बृहस्पति जी ठीक कह रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों से इच्छा थी कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम विज्ञान भवन में नई दिल्ली में हो, वो आज हो रहा है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक बात जो बहुत लोगों ने कही है, मैं भी इससे पूरी तरह से प्रभावित हूँ कि आयुर्वेद को जो स्थान इसका होना चाहिए हिंदुस्तान में, वो स्थान अभी नहीं है। उस स्थान के बनाने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे बहुत आशाएं इन सब लोगों को हैं। तो आज से 45 साल पुरानी कविता का जिक्र किया है, वैसी आशाएं भी सबको हैं, और आपने जो अब तक करके दिखाया है, आशा के अनुकूल आपने किया है। भारत का सर उससे ऊंचा उठा है, भारत को उससे गौरव मिला है, दुनिया भारत को जानने लगी है, समझने लगी है, उस पर चर्चा करने लगी है। आपने बहुत मान सम्मान इस देश का बढ़ाया है। आयुर्वेद को अगर थोड़ा सा और सम्मान मिलेगा और महत्व मिलेगा तो वो और दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। मुझे विश्वास है आप तो करेंगे ही। अपने बीच में जो सांसद चुन करके गए हैं, ये भी एक सौभाग्य की बात है। उनमें से 5 के करीब हमारे ऐसे वैद्य हैं जो इस क्षेत्र में अच्छी जिनकी जानकारी है। आपको मंत्री बनाते समय कोई आयुर्वेद का कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस बात को जब भी सूचना करें मंत्रालय का जरूर ध्यान रखिए। दिल्ली सरकार की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय महासम्मेलन के महाधिवेशन का कुछ विशिष्ट आयुर्वेद के विद्वानों को आयुर्वेद महर्षि की उपाधि और साल कलश से सम्मानित करने की परंपरा रही है। इस परंपरा में मैं सर्वप्रथम आग्रह करूंगा डॉक्टर पी.के. वारियर साहब को जो मंच पर आए और प्रधानमंत्री जी से सम्मान ग्रहण करें। डॉक्टर पी.के. वारियर हमारे आयुर्वेद महासम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष हैं और आर्य वैद्यशाला
कोट्टाकल के प्रधान ट्रस्टी भी हैं और प्रधान वैद्य हैं, और आयुर्वेद की इन्होंने बड़ी सेवा की है। और आर्य वैद्यशाला अपने में आयुर्वेद की ऐसी संस्था है जहां सारे भारत वर्ष के लोग, राजनेता और इवन जब वीवी गिरी साहब राष्ट्रपति थे तो यहाँ इनके यहाँ जाके चिकित्सा लिए थे। तो ऐसे विद्वान वैद्य को सम्मानित करते हुए महासम्मेलन को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा वैद्य श्रीराम शर्मा जी से, वो सामने आए। वैद्य श्रीराम शर्मा जी भी हमारे महासम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष हैं और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आयुर्वेद की इन्होंने बड़ी सेवा की है और बंबई जैसे शहर में चौपाटी पर, मैरिन ड्राइव पर इन्होंने पुनर्वसु केजी मित्तल पुनर्वसु आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना कर और एक बड़े अस्पताल की स्थापना कर आयुर्वेद के गौरव को बढ़ाया। आग्रह करूंगा श्री वीरेंद्र मिश्र जी से। वीरेंद्र मिश्र जी एज ऑफ एनलाइटनमेंट न्यूज सर्विस के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने दूरदर्शन धारावाहिक अमृत प्रवाह के माध्यम आयुर्वेद का रुझान बढ़ाया है। वे प्रधानमंत्री जी से स्मृति चिन्ह ग्रहण करें।